नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह आज है। समापन समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे, वहीं कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होना है। महोत्सव के समापन अवसर पर सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी अवलोकन करेंगे। इस मौके पर 6 विशिष्ट व्यक्तियों को गोरखपुर रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गोरखपुर महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रहेगी। समापन समारोह को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम को सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो वहीं 6 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम योगी का आज गोरखपुर का अहम दौरा है और गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 6 विशिष्ट लोगों को गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और कई सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी अवलोकन करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज गोरखपुर महोत्सव का समापन होना है, सीएम योगी शामिल होंगे और 6 लोगों को गोरखपुर रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रिंस, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर महोत्सव का आज समापन कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि सीएम योगी का गोरखपुर दौरा होगा। आज गोरखपुर आएंगे और आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव है जो करीब 1 हफ्तों तक का ये गोरखपुर महोत्सव चलता है और इस गोरखपुर महोत्सव का आज समापन होगा, जहां सीएम योगी गोरखपुर में आएंगे और उन्हीं के साथ उसी मंच पर आज जो है 2 कलाकार आपको बड़े स्तर वाले दिखने को मिलेंगे। एक तो पहले बॉलीवुड के नायक बादशाह देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही मैथिली ठाकुर भी दिखेंगे। बिहार की बिटिया है और बिहार से विधायक भी है, वो आएंगी, वहां पे भजन गाएंगे और खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे, सुनेंगे भी। उसी के साथ कई लोगों को सीएम योगी वहां पे सम्मानित भी करेंगे। और उसके बाद जो है सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे, खिचड़ी व्यवस्था का जो है बाकायदे पूरी तरीके से जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आज सीएम योगी गोरखपुर आए हैं और आज आने के बाद जो है सीएम योगी लगातार जो है खिचड़ी के बाद जो है ठीक गोरखपुर से प्रस्थान लखनऊ की ओर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है 3 से 4 से 5 दिन का गोरखपुर में सीएम योगी रहेंगे। स्थितियों का लगातार जो है अभी 1 से 2 दिनों तक लगातार जायजा लेते रहेंगे गोरखनाथ मेले में लगने वाले खिचड़ी मेले का। क्योंकि खिचड़ी मेला एक बड़े स्तर पे एक मेला होता है, वहां पे लगाए अपने पड़ोसी देश जो नेपाल से भी लोग यहाँ पे आते गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने। तो इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो, उसको लेकर के जो है अधिकारियों से लगातार जो है बातचीत करेंगे। जी ठीक है प्रिंस, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप का आयोजन होना है। जी राम जी कानून पर यह विशेष वर्कशॉप का आयोजन होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस वर्कशॉप कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यशाला में कानून पर मंथन किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी और अहम वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। यह कार्यशाला जी राम जी कानून को लेकर रखी गई है, जिसमें कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू विशेष रूप से शामिल होंगे और अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस वर्कशॉप का उद्देश्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों, नीतिगत पहलुओं और इसके सामाजिक प्रभावों को अवगत कराना है। कार्यक्रम को संगठन दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप का आयोजन होना है और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इसमें शामिल होंगे और जी राम जी कानून को लेकर मंथन किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में शामिल होंगे और कार्यशाला में कानून पर, जी राम जी कानून पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, आज बीजेपी की वर्कशॉप का आयोजन होना है, जी राम जी कानून को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी की वर्कशॉप बैठक है और बड़ी ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जी राम जी को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, कांग्रेस लगातार अभियान भी चला रही है, क्योंकि ये मनरेगा का नाम बदल के अब जी राम जी हो गया। देखिए, जी राम जी को लेके एक मंथन होगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे, किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे और मंथन किया जाएगा कि देखिए जो जी राम जी है इसकी कहीं ना कहीं फायदे जो है वो जनता तक के पहुंचाए जाएंगे कि इसका क्या फायदा है, इस स्कीम में जो बदलाव हुए क्या हुए, इन्हीं सब चीजों को लेके आज चर्चा होना। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कांग्रेस एक तरफ जो है मनरेगा बचाओ अभियान चला रही है, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी भी जो है अब ये कार्यक्रम मंथन करेगी और मंथन करने के बाद में लोग, आम लोगों तक की जी राम जी जो योजना है उसमें क्या लाभ है उसको लेके बात करेगी। कहीं ना कहीं पार्टी की जो वो केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू वो मौजूद होंगे, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद होंगे, तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। ये वर्कशॉप एक बड़ी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं दूसरी चीज और बता दें कि देखिए, चुनाव को देखते हुए सारी रणनीति भी बनाई जाएगी, उसी को लेके यह आज बैठक की जा रही। जी राशिद, अगर देखा जाए, एक तरफ कांग्रेस जी राम जी कानून का विरोध भी कर रही है, कई जगह प्रदर्शन भी देखने को मिली, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून के लाभ बताने से लगी हुई है, जनता पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने से लगा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि जनता को अभी इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता, देखिए, जो गरीब मजदूर आदमी है वो काम कर रहा है, मनरेगा हो या जी राम जी, उसको अपनी मजदूरी चाहिए है, काम करे उसको पैसा चाहिए। लेकिन सरकार जो है ये दिखा रही है कि जी राम जी योजना जो लाए हैं उसमें हम रोजगार गारंटी और भुगतान की गारंटी दे रहे हैं, जिसको भुगतान नहीं दिया जाएगा या भुगतान में लेट होगा तो उसको उसके साथ में जो है मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए एक स्कीम जो है अच्छी स्कीम है। मनरेगा को देखे नाम बदल के जी राम जी किया गया है। समय समय पर ऐसे बदलाव होते रहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक बार जो है इस स्कीम का नाम बदला था, आज भारतीय जनता पार्टी ने समय के साथ में इसका नाम बदला है। देखिए, गरीब मजदूर आदमी को उसकी मजदूरी मिले, यही भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जो स्कीम का फायदा है वो लोगों को मिले। और आज एक मंथन होना है, बड़ा मंथन माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद होंगे और बैठक में तमाम चर्चा भी होनी है। जी बिल्कुल राशिद, और अगर हम राजनीति के तरीके से इस बैठक को देखें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं 2027 को लेकर भी किसी तरह का मंथन किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद एमएलसी चुनाव होना है, फिर विधानसभा 2027 के चुनाव होने,
ये साल पूरा जो है चुनावी रणनीति में ही जाएगा। तो ये माना जा रहा है बिल्कुल, जब राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई भी नेता मौजूद होते हैं तो जरूरी है कि रणनीति बनाई जाती है, और रणनीति बिल्कुल बनाई जाएगी, मंथन होगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी, वो इसीलिए लाए गए हैं संगठन में। देखिए, पिछड़े को जो लाने का मकसद भी यही है कि पिछड़ों को साधना। और जयराम जी पे जो चर्चा होगी, कहीं ना कहीं गांव देहात में, ग्रामीण में जो है वो ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको साधने के लिए ही पंकज चौधरी को लाया गया। अब इसी को लेके रणनीति बनाई जाएगी कि 27 में किस तरह से जो है पीडीए की कार्ड जो है वो निकाली जाए, किस तरह से ग्रामीणों में जा के स्कीम के फायदे बताए, उसको लेके भी तमाम तरह के मंथन होंगे। जी ठीक है राशिद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में कपकपी बढ़ा दी है और भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, तो वहीं दिल्ली में इस साल पहली बार न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि शिमला में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक रहा। ठंडी हवाओं और कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में गंभीर शीतलहर और अत्यधिक घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड दोनों ही परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या की गई है। 28 साल के समीर चंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, 28 साल के समीर चंद्र की पीट पीट कर हत्या की गई है। बदमाशों ने समीर की हत्या कर लूटपाट भी की है। समीर चंद्र का ऑटो रिक्शा लेकर भी बदमाश फरार हो गए। तो वहीं बांग्लादेश के फैनी जिले में हिंदू युवक की हत्या का ये मामला सामने आया है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। फैनी जिले में 28 वर्षीय समीर चंद्र की बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने हत्या से पहले समीर के साथ लूटपाट भी की और वारदात के बाद उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। यह घटना इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार समीर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस वारदात ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ से राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को कई पत्र लिखकर मेरठ में एम्स और पीजीआई स्तर के अस्पताल की स्थापना की मांग की है। सांसद ने ताजा पत्राचार में 52 एकड़ सरकारी भूमि को एम्स, पीजीआई, कैंसर संस्थान के सैटेलाइट सेंटर से परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा है। डॉक्टर वाजपेयी ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पत्र भेजकर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने वरिष्ठ प्राइवेट डॉक्टरों को संविदा पर रखने और मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की भी सिफारिश की है।
बजट से पूर्व होने की परंपरा है, उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने दोनों बातों को प्रमुखता से रखा है। क्षेत्रीय संतुलन हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया एम्स, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या में मुकदमे उच्च न्यायालय जाते हैं, खंडपीठ के अभाव में नागरिकों को दूर जाता है, पश्चिम जनपदों को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से संबद्ध किया जाए। तो आज की तारीख में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा हमारे समर्थन में केंद्र सरकार के सामने ये विषय रखा गया है। हमारा ये मत है कि हमको खंडपीठ मिलनी चाहिए। नंबर एक, खंडपीठ जब तक नहीं मिलती तब तक हमको लखनऊ बेंच से संबद्ध किया जाए और भारत सरकार के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के निर्णय के अधीन स्थापित हो रहे ई फाइलिंग सेंटर पर ये जो प्रतिबंध लगाया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कि इलाहाबाद बार के रजिस्टर्ड वकील ही ई फाइलिंग सेंटर में बात दायर कर सकेंगे, इसको वापस ले जाना चाहिए। 63% मुकदमे पश्चिम के हैं। हाँ, तो ये भेदभाव क्यों है? ना इसी भेदभाव की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई लड़ने में हमको एक जीव पक्ष मिला है, उसका उपयोग हम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने आज एक मुख्य प्रेस वार्ता की है जिसमें हाईकोर्ट बेंच से लेकर के एम्स तक की मांगे उठाई हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बात को लेकर के? आपने लगातार देखा जा सकता है कि पहले भी आपने कई मांगे उठाई थी। बेंच और एम्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है और मांग भी है। इसके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ और लिखित पद में प्रयासरत हूँ। ऐसा भी नहीं कि केवल दिखावे के लिए, रिकॉर्ड के साथ प्रयासरत हूं। मैंने रिकॉर्ड प्रस्तुत भी किया है। लेकिन आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने बजट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ की जो बैठक में जो अन्य सुझावों के साथ एक सुझाव मेरठ का दिया है, उसको देखकर मुझे लगा कि यह उचित समय है कि इस पर अब तेजी के साथ काम किया जाए। उनका भी मत यही है कि 63% मुकदमे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय का संस्थान नहीं, हाईकोर्ट बेंच नहीं। और ये मत ठीक है कि मिलनी तो हाईकोर्ट बेंच ही चाहिए, लेंगे भी वही, लेकिन जब तक नहीं दे रहे हैं तब तक हमको लखनऊ बेंच से जोड़ना, इलाहाबाद से हमारे साथ पिंड छोड़ा दें। क्योंकि इलाहाबाद ने अभी हमारे साथ एक घटना की है। भारत सरकार के ई फाइलिंग सेंटर के आदेश पर एक प्रतिबंध लगा दिया कि इलाहाबाद बार के रजिस्टर्ड वकील इसको कर सकेंगे, जो कि सामान्यतः अनुचित था और ई फाइलिंग सेंटर की भावना के विपरीत था। आपने एम्स के लिए भी मांग उठाई है, जिसमें आपने बताया है कि एम्स के लिए 52 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज में खाली पड़ी है, उसके लिए क्या? मेरठ मेडिकल कॉलेज में 52 एकड़ जमीन खाली है। हमने कहा कि एम्स, पीजीआई, कैंसर सेंटर, एम्स का सैटेलाइट सेंटर कुछ तो दो। आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों स्वास्थ्य के लिए, अपने मुकदमों के निर्धारण के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा और परेशान होगा? ये उचित नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि मेरठ को एम्स मिलना चाहिए। एम्स नहीं दे रहे तो पीजीआई दे दो, पीजीआई नहीं तो एम्स का सैटेलाइट सेंटर दे दो और मेरठ को कैंसर अस्पताल दे दो। और उसके लिए भवन के लिए पैसे की व्यवस्था भी है। 3.5 करोड़ रुपए हडको देगा और 1.5 करोड़ रुपए सांसद देंगे। 5 करोड़ में बिल्डिंग बन जाएगी। केंद्र सरकार उपकरण दे दे, राज्य सरकार चलाने की सहमति दे दे, तो यहाँ ये चल जाएगा। क्या ये मांगे उठाई जाएंगी आगे? 100% उठेंगी, नहीं उठ रही थी और तेजी से उठेंगी, प्रमुखता से उठेंगी। अच्छा, आपने टोल पे भी चार्जिंग पॉइंट को लेकर के पिछली बार मुद्दा उठाया था। पत्र दिया है आदरणीय उनको नितिन गडकरी जी को, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पर निर्णय आएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें एम्स से लेकर हाईकोर्ट बेंच तक के लिए, और ये मांगे जल्दी ही पूरी की जाएंगी। कैमरामैन मौसम खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी तेहरान के मुर्दा घरों में शवों का अंबार लगा हुआ है। ईरान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी तेहरान के मुर्दा घरों में शवों का अंबार लगा हुआ है। तेहरान के हॉस्पिटल के सामने लाशों का ढेर देखा जा सकता है। शवों में अपनों की तलाश कर रहे हैं लोग। तो ये ईरान में अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेहद भयावह हैं। मानवीय संकट ने चिंता बढ़ा दी है। तो ईरान से
सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी तेहरान में हालात बेहद भयावह बताए जा रहे हैं। मुर्दा घरों में शवों की जगह नहीं बची है और कई हॉस्पिटल के बाहर शवों के ढेर लगे हुए हैं। लोग अपनों की पहचान करने के लिए शवों के बीच भटकते नजर आ रहे हैं। अब तक ईरान में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मानवीय संकट और गहरा हो गया है। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला सरकी करबला रोड पर खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए अलग से जमीन पर बने 4 अवैध मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई। नोटिस मिलने के बाद कई कब्जेदार एक दिन पहले ही खुद अपने मकान तोड़ने में जुट गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह करीब 11 बजे नायब तहसीलदार बबलू कुमार लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। राजस्व टीम द्वारा पहले ही पैमाइश कर अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जा चुका था। अधिकारियों के अनुसार गाटा संख्या 1608 पर कुल 8 मकान बने हैं, जिनमें से 1700 वर्ग मीटर भूमि खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए आरक्षित है। इसमें 850 वर्ग मीटर पर बने मकानों को हटाया जाना है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जल भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ धारा 67 के तहत आदेश पारित किए जा चुके हैं। कुछ कब्जेदारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं एक कब्जेदार ने दावा किया कि नोटिस के बाद उसने स्वयं सरकारी हिस्से को गिरा दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये सिरसी में गाटा संख्या 1608 है हमारा ग्राम समाज और खाद के गड्ढे का, जो सरकारी भूमि थी। इस पर पूर्व में न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ धारा 67 की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय द्वारा बेदखल किया गया। उसके बाद ये लोग अवैध निर्माण जो किए थे लोग, ये डीएम साहब के यहाँ न्यायालय में अपील में गए। अपील भी उनकी खारिज हो गई। खारिज होने के बाद हम लोगों ने बेदखली कार्रवाई आज मौके पर कराई है। तो फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई हुई है। 3 लोग वर्तमान में हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ये हमारे बड़े भाई साहब का मकान था और बराबर मास्टर तो कार वगैरह था। 1608 की ज़मीन बताई इन्होंने, ग्राम समाज की थी। हमने कहा ठीक है, इतनी ले लें आप जितनी है। हमने अपने इन्होंने नोटिस दिया, हमने अपनी मर्जी से दीवार ये दरवाज़ा वगैरह हटा लिए थे। ये छोटी सी दुकान थी, ये रह गई थी। आज ये नायब साहब आए थे बिल्डोजर लेके, इन्होंने उसको गिराया। गिराने के बाद वो थोड़ा सा लापरवाही कर दी इन्होंने। हमारे पुराने वाले मकान में नुकसान हो गया, शीशा वीशा टूट गया, बच्चे थे उसमें। बस ये है हमारा कहने का, इन्होंने लापरवाही से हमारी ये एकदम से गिरा दी है। मैनपुर भी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें कई वोट डिलीट हुए हैं। डिंपल यादव ने कहा कि यह जरूरी है कि डिलीट वोटों की जांच हो और जो वोट कटने वाले हैं उन पर निगरानी रखी जाए। इसी बीच में माननीय सियाराम यादव जी और मंच पर मौजूद हमारे सारे अतिथिगण और सामने बैठे हमारे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से मेरठ में एक हमारी दलित बेटी के साथ जो ये पूरा अपराध हुआ है। तो हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो पुलिस है ये कार्रवाई करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस किस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है, और जिस तरह वो लोग जो रेप के जो लोग जो छूटते हैं जेल से, उनका माल्यार्पण करते हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वह देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं,
और जो दलितों को और जो पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। मेरा मानना है कि गांव-गांव में, घरों-घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं, ये नौकरी पहुंचाएं तो अच्छा होगा। हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात आज उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ, उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो 1 साल बाद यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो 1 साल तक ये सरकार क्या कर रही थी? सवाल इस बात का है। ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।